ये कहानी है दीपक नाम के एक लड़के की जो देखने में मोटा और भद्दा सा है, जिस वजह से उसे सोसाइटी में नीचा दिखाया जाता है। उसके कॉलेज में उसकी कोई इज्जत नहीं करता, यहाँ तक कि उसके खुद के घर में उसकी कोई औकात नहीं। उसका सौतेला बाप उसे अपना बेटा नहीं समझता, सिर्फ उनकी माँ ही उसकी कद्र करती है। लेकिन एक दिन उनका भी देहांत हो जाता है। उस लड़के का पिता उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। तो क्या दीपक कभी ले पाएगा अपनी बेइज्जती का बदला? जानने के लिए पढ़िए हुक्म का इक्का चवन बेइज्जती। मेरा बस चले तो इस मोटे को पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत करके रख दूं, कॉलेज की एक लड़की ने दीपक को देखकर कहा। दीपक अपने कॉलेज के गेट से कॉलेज में एंटर कर रहा था। हाँ अंजलि, मेरा भी यही दिल करता है। तभी दूसरी लड़की बोली। दीपक एक मोटा भद्दा और काला सा लड़का था। अपने इस रूप की वजह से वो हमेशा मजाक का पात्र बनता था। उद्धरण चिन्ह। सोसाइटी की दुत्कार और लोगों के कड़वे रवैये ने दीपक के चेहरे से हंसी छीन ली थी। घर से बाहर तो दूर, उसके अपने घर में भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसका छोटा भाई लकी कभी उससे बात नहीं करता था, हमेशा उससे दूर भागता रहता था। उसके पिता भी उसे नकारा निकम्मा ही समझते थे, सिर्फ उसकी माँ ही उससे प्यार करती थी। लेकिन वो हमेशा बीमार रहती थी। दीपक के पिता की एक जूते की फैक्ट्री थी। हालांकि ये सब कुछ जेदार और फैक्ट्री दीपक के पिता का था, लेकिन उसकी जायदाद अभी उसकी माँ यानी यशोधरा के नाम ही थी, और वो अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे के नाम करना चाहती थी। लेकिन दीपक का सौतेला बात सुधाकर किसी न किसी तरह से उन्हें समझा देता कि दीपक तो अभी बच्चा है, अभी उसकी उम्र नहीं है ये जायदाद वायदाद के चक्कर में पड़ने की। अगर दीपक का सगा बाप होता तो वो दीपक के साथ ऐसा नहीं करता। सुधाकर दीपक के पिता का चचेरा भाई था। दीपक के पिता के मरने के बाद उसके चचेरे भाई ने उसकी बीवी से शादी करी और दीपक के पिता की जायदाद और फैक्ट्री को हथियाने के मंसूबे बनाने लगा। सुधाकर हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि पूरी जायदाद उसके अपने बेटे लकी के नाम करवा सके, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए सुधाकर अपने दोनों बेटों में बहुत भेदभाव करता था। लेकिन दीपक की मां के सामने वो दिखावा करता था। दीपक कॉलेज के अंदर एंटर होता है, तभी सामने से उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है। देखकर नहीं चल सकता, अंधा है, उस लड़की ने चिल्लाकर कहा। मैं देखकर ही चल रहा हूं, आप ही मेरी तरफ भागती हुई आई हैं, आपका ध्यान कहीं और था इसलिए आप मुझसे टकरा गई। दीपक ने अपनी बात रखते हुए कहा। मुझसे फालतू बहस करता है, जानता है मैं कौन हूँ? उषा, उषा सिंघानिया नाम है मेरा, देवदत्त सिंघानिया की बेटी, उस लड़की ने चिल्लाकर कहा। दीपक ये नाम सुनकर अंदर से कुछ सहम गया। दीपक और कुछ कहता तभी वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए। ये सब क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ने चिल्लाकर कहा। सर देखिए, ये मुझे छेड़ रहा है, उषा ने रोते हुए कहा। हालांकि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि कोई उसका झूठ पकड़ ही नहीं सकता, और ये देखकर दीपक भी हैरान था। उद्धरण चिन्ह। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसको नहीं छेड़ा बल्कि ये खुद आकर मुझसे टकराई है, दीपक ने घबराकर कहा, क्योंकि वो जानता था कि हमारी सोसाइटी लड़कियों की ही सुनती है, भले ही लड़का बेकसूर हो। आप चाहे तो मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं, उषा रोते हुए बोली। हाँ सर, इसने ही उषा को छेड़ा है, हाँ सर इसी ने छेड़ा है। उद्धरण चिन्ह। अंजलि और उसके साथ के लोगों ने मिलकर कहा, सर ये सब झूठ बोल रहे हैं। दीपक ने दोबारा कोशिश की अपने आप को सही साबित करने की, तभी उसकी नज़र एक साइड में लगे कैमरा पर गई, जिसका फोकस उसी साइड था जहां पर यह सब हंगामा चल रहा था। उद्धरण चिन्ह। सर आप चाहे तो कैमरा चेक कर सकते हैं, दीपक ने खुश होते हुए कहा। उसकी ये बात सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। अंजलि और उसके साथियों के तो होश उड़ गए, लेकिन उषा वैसे ही खड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। नहीं, मुझे कैमरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूं तुम ही ने उषा को छेड़ा होगा और अपने कॉलेज में मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किए जाते हो, प्रिंसिपल ने भवे चाहते हुए दीपक की तरफ देखते हुए कहा, और प्रिंसिपल अपने रूम की तरफ जाने लगता है। सर आप एक बार कैमरा चेक कीजिए प्लीज़ सर, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनता और अपने रूम में चला जाता है। दीपक गुहारे लगाने लगता है। दरअसल वो प्रिंसिपल देवदत्त सिंघानिया की वजह से अक्सर उषा की बहुत सी गलतियों का पिटारा दूसरों पर फोड़ता आया था, और वो ये भी जानता था कि दीपक बेकसूर है, लेकिन वो प्रिंसिपल डरा हुआ था क्योंकि वो पूरा कॉलेज देवदत्त सिंघानिया का था, और प्रिंसिपल अगर उसकी बेटी के खिलाफ कोई एक्शन लेता तो उसकी और उसके परिवार की जान को खतरा हो सकता था। सारे लोग दीपक का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अब 1 हफ्ते तक इस मनहूस की सूरत भी नहीं देखनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। दीपक बहुत परेशान होता है और कॉलेज से बाहर निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोचता हुआ जा रहा था, तभी एक पागल आके उससे लिपट जाता है। वो तुम ही हो हमारे कबीले के अगले उत्तराधिकारी। वो पागल दीपक को बुरी तरह से लिपट गया। उद्धरण चिन्ह। छोड़ छोड़ मुझे छोड़, दीपक ने उस पागल को खुद से दूर करते हुए कहा और उस पागल को धक्का दे दिया। वो पागल जमीन पर गिर गया और अचानक से खड़ा हुआ और वहां से भाग गया। दीपक उसे देखता ही रह गया। दीपक अपने कपड़े ठीक करने लगा, तभी उसकी शर्ट में उसे कुछ दिखा जो किसी गोल लॉकेट जैसा था। दीपक उस लॉकेट को बहुत गौर से देखने लगा। उस पर किसी प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। उसे लगा कि ये उसके किसी काम का नहीं है।
दीपक उस लॉकेट को फेंकने ही वाला था तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है और बात करता है। दूसरी तरफ से उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ का देहांत हो गया। ये सुनकर दीपक के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो भागा भागा अपने घर पहुंचा। घर पर उसकी माँ की आरती तैयार की जा रही थी। उसके बाद उसकी माँ के शव को शमशान में ले जाकर चिता के हवाले कर दिया गया। दीपक की माँ को मरे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। निकल निकल मेरे घर से, दीपक के सौतेले बाप ने उसका सामान घर से बाहर फेंकते हुए कहा और दीपक का गिरेबान पकड़कर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आप मुझे मेरे ही घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ और माँ को मरे हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं। बेटा और तू तू तो उस जगत का गंदा खून है। सुधाकर और कुछ बोलता तभी दीपक ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो तुम्हारी ज़बान खींच लूंगा। दीपक अपने पिता जगत से बहुत प्यार करता था। कोई दीपक को कुछ भी कहे लेकिन उसके पिता के खिलाफ वो एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता था। इतने में सुधाकर का बेटा वहां आया और एक जोरदार थप्पड़ दीपक के मुंह पर जड़ दिया। दीपक का पूरा मुंह झंझना गया। दीपक अपने आप को संभाल पाता एक मुक्का उसके पेट में आकर लगा। साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से ऊंची आवाज में बात की। सुधाकर का बेटा दीपक को पीटता ही जा रहा था और दीपक बुरी तरह से मार खा रहा था। दीपक की आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि जिसको वो अपना बाप मानता था और जिसको वो अपना भाई मानता था, और वो दोनों ही उसकी जान के दुश्मन बन गए। इतने में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। क्यों भाई, क्यों मार रहा है आपका लड़का इस बेचारे को? पड़ोस के एक अंकल ने सुधाकर से सवाल पूछते हुए कहा। ये कमीना मेरे पापा से बदतमीजी से बात कर रहा था। सुधाकर का बेटा दांत पीसते हुए बोला, तो मेरे पापा ने इसे घर से निकल जाने की धमकी दी। हालांकि वो इसे घर से बाहर निकालते नहीं, लेकिन ये कमीना तो मेरे पापा का नमकहराम उनके एहसान भूल गया। सुधाकर का बेटा बोला, हालांकि वो झूठ बोल रहा था लेकिन उसके पापा के कुछ गुर्गे उस भीड़ में मौजूद थे और वो भी सुधाकर की तरफ से बोले, ये सब झूठ बोल रहे हैं, बल्कि ये सब मुझे मेरी ही जायदाद से बेदखल कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे माँ बाप ने ये जायदाद मेरे नाम कर दी होगी। तभी सुधाकर हंसते हुए बोला, कौन सी जायदाद? मरने से पहले ये पूरी जायदाद तेरी माँ मेरे बेटे के नाम कर गई है और वसीयत में ये लिखवा कर गई है कि इस जायदाद में से मेरे बेटे को एक फूटी कौड़ी भी न दी जाए और उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। ये सुनकर तो दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, दीपक बिल्कुल रोता हुआ बोला। इतने में सुधाकर अपने घर में गया और प्रॉपर्टी के पेपर्स लाके सबको दिखाने लगा। मोहल्ले की उस भीड़ में एक वकील भी था। उसने सुधाकर से कागजात लिए और चेक करने लगा। सुधाकर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन्होंने जो बताया वो सब कुछ इसमें लिखा है। सुधाकर ने उस आदमी से पेपर्स लेते हुए दीपक से कहा, अब निकल जा मेरे घर से और आज के बाद इस घर के आसपास भी नजर मत आना। चट्टू, लॉकेट का कमाल। दीपक बहुत दुखी मन से वहां से चल देता है। आज उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था। उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसे उसके ही घर से निकाल दिया गया। इस दुनिया में उसका अब कोई नहीं है। अब वो इस दुनिया में रहकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। यही सब सोचते हुए दीपक ब्रिज पर आ गया और ब्रिज पर खड़ा हो गया। माँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इन दिखावे और धोखे की दुनिया को छोड़कर दीपक आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला और को कूदने ही वाला था। तभी उसको ध्यान आया वो लॉकेट जो अभी भी उसके पास था। दीपक ने उस लॉकेट को अपनी जेब से बाहर निकाला और दीपक उस लॉकेट को गौर से देखने लगा। तभी अचानक न जाने क्या हुआ, दीपक के उसी हाथ में उस लॉकेट से कट लग गया जिससे खून बहने लगा और उसका खून उस लॉकेट पर जैसे ही लगा वो लॉकेट चमकने लगा। तभी अचानक से वो लॉकेट दीपक के हाथ से छूटकर पानी में गिर गया कर उस पानी में एक भंवर बन गया। ये क्या हो रहा है? दीपक उस भंवर की तरफ खिंचा चला जा रहा था। हालांकि वो मरने आया था, लेकिन इस तरह के हादसे लोगों को हैरान कर देते हैं। दीपक उस भंवर में पूरी तरह से फंस चुका था और पानी की गहराइयों में डूबता जा रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। अचानक उसके दिमाग में उसकी माँ की तस्वीर बनने लगी। माँ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। दीपक की आंखें बंद हो गई और सब कुछ ब्लैंक हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक स्वर्ण महल जैसी किसी जगह पर पाया। ये एक कमरा था जिसकी दीवारें सोने की थी और इसकी खूबसूरती को सजाने के लिए हीरे और जवाहरात का इस्तेमाल किया गया था। ये कौन सी जगह है? क्या मैं मर गया? क्या मैं स्वर्ग में हूँ? दीपक अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी वहां पर एक नौकर आया। ये नौरक इस तरह के कपड़े पहने हुआ था जैसे कहीं का राजा हो। हुकुम जिंदाबाद। उस नौकर ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा, अभी आप आराम कर लीजिए, रात में महल के राजभवन में आपका राज्याभिषेक होगा। ये कहकर और सर झुकाकर वो नौकर चला गया। राज्याभिषेक? ये सब क्या हो रहा है और मैं कहाँ हूँ? दीपक अपने बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ भागा और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता किसी ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। दरवाज़ा खोलो, कोई है? दरवाज़ा खोलो, तुम सब कौन हो और मैं कहाँ हूँ? एकाएक दीपक को वो पानी के भंवर की घटना याद आ गई। वो कमरे में इधर से उधर जाता लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता।
तभी अचानक दीपक की नज़र एक आईने के सामने पड़ी, उसमें उसने खुद को देखा और देखकर वो हैरान हो गया। एक खूबसूरत जवान चेहरा उसे आईने में नजर आया, चेहरे पर घनी दाढ़ी, सर के बाल किसी हीरो जैसे। दीपक अपने चेहरे को इधर उधर घुमाकर देखने लगा। उसने अपने आप को देखा, वो अब पहले जैसा मोटा भद्दा नहीं था, वो तो अब एक हैंडसम खूबसूरत नौजवान लग रहा था। उसके शरीर की लंबाई भी अब पहले से कुछ ज्यादा हो गई थी। तभी अचानक उसने अपनी कमीज उतार दी और वो देखकर हैरान हो गया। उसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह मांसल हो गया था। चौड़े कंधे, मजबूत भुजाएं, पेट पर सिक्स पैक एब्स, पूरा शरीर किसी मांसल पहलवान की तरह दिख रहा था। दीपक ने कपड़े पहने और हर चीज के बारे में सोचने लगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो नौकर मुझसे हुक्म क्यों कह रहा था, और राज्याभिषेक। यही सब सोचते हुए शाम से रात हो गई और फिर दीपक के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक 30 से 35 साल की महिला कमरे के अंदर दाखिल होती है। उसके पास एक बड़ी सी कपड़ों की ट्राली थी जिसमें तरह तरह के बहुत बहुत कीमती कपड़े थे, कोट पैंट, थ्री पीस, तरह तरह के कीमती जूते। हुकुम जिंदाबाद, हुकुम ये कुछ कपड़े हैं, आपके लिए भेजे गए हैं, इन्हें पहनकर राजमहल में आइए, अगले आधे घंटे में आपका राज्याभिषेक होना है। ये कहकर वो महिला वहां से चली गई। दीपक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कपड़े पहन लिए, क्योंकि उसके पुराने कपड़े फट चुके थे और पहनने के लिए बस ये कीमती कपड़े थे। दीपक ने वो कपड़े और जूते पहने और जब खुद को आईने में देखा और बाहर की तरफ आ गया, वो बाहर जैसे जैसे चलता जा रहा था उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पूरा महल सोने का बना हुआ था। जाते जाते वो सोच रहा था कि इन लोगों के पास कितना पैसा है जो इन लोगों ने दुनिया का तमाम सोने से अपना महल बना रखा है। बहरहाल जाते जाते उसे एक नौकर मिला। हुकुम जिंदाबाद, हुकुम, राजभवन में आपका इंतजार हो रहा है। वो नौकर झुककर बोला। चलो मुझे राजभवन लेकर चलो, दीपक ने उस नौकर से कहा। दीपक उस नौकर के साथ राजभवन की तरफ चल दिया। दीपक जैसे ही राजभवन के अंदर पहुंचा उसने देखा कि राजभवन किसी क्रिकेट के बड़े स्टेडियम जैसा था। उसमें चारों तरफ लोग बैठे हुए थे और स्टेडियम के सबसे पहली लाइन में राज्यसभा के मेंबर बैठे थे और एक बड़ी सी कुर्सी थी जिस पर एक 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर तेज नजर आ रहा था और उसे कोई देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये बूढ़ा है, और उसके गले में एक वैसा ही लॉकेट पड़ा था जो दीपक को उस पागल से मिला था। दीपक ने राज्यसभा के मेंबर्स को गौर से देखा तो उन सभी के गालों में वैसे ही लॉकेट पड़े थे जो उस बूढ़े के गले में था और जैसा दीपक को मिला था। दीपक ये देखकर सोचने लगा, हो ना हो मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं वो इस लॉकेट की वजह से ही हैं, और ये सारे लोग जिनके पास ये लॉकेट है वो भी शायद मेरी तरह ही थे। ये सब लॉकेट का ही कमाल है। तभी उन मेंबर्स में से एक आदमी उठा और चिल्लाकर बोला, तो तुम हो जो इस राजभवन में मुझसे मुकाबला करेगा। दीपक ये सुनकर सहम गया, क्योंकि वो आदमी 7 फीट से ज्यादा लंबा था और उसकी रौबदार आवाज़ थी। जब वो चल रहा था तो धरती पर उसके कदम पड़ने की आवाज़ आ रही थी। देखने में वो किसी देव से कम नहीं था। चारों तरफ लोग शोर मचाने लगे और बातें करने लगे कि अब तो इस बच्चे का क्या हाल होगा। पिछली बार जो इससे मुकाबला करने आया था तो इसने उसके शरीर के चित्रे उड़ा दिए थे। चतवीक महाबली हुकुम। चारों तरफ भीड़ का शोर मचा पड़ा था। तभी सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे उस बूढ़े शख्स ने अपनी जगह से खड़ा होकर कहा, ये मुकाबला साबित कर देगा कि ये लड़का जिसको इक्का ने चुना है क्या इसके काबिल है। उस बूढ़े की आवाज़ बहुत ही दमदार थी, एक अलग ही रौब था उसकी आवाज़ में। उसे बोलने के लिए माइक की ज़रूरत नहीं थी। उस बूढ़े की ये बात सुनकर दीपक ये सोचने लगा कि ये इक्का कौन है। अचानक वही बूढ़ा दीपक की तरफ देखकर बोला, अगर ये लड़का जीतता है तो इसे हमारे कबीले का नया उत्तराधिकारी चुना जाएगा, और अगर ये हारता है तो इसको मौत की सज़ा दी जाएगी। दीपक ये सुनकर सहम गया, मौत की सज़ा, क्या मजाक है। पहले पहले तो मुझे ये नहीं पता कि मैं इस जगह पर आया कैसे, और फिर मुझे ज़बरदस्ती इस दानव से लड़वाया जा रहा है। इससे लड़ने पर मैं मर ही जाऊंगा। तभी दोनों खिलाड़ियों को बिल्कुल बीच में खड़ा किया गया। मुकाबले को शुरू किया जाए, वो बूढ़ा आदमी चिल्लाकर बोला। तेरे शरीर के मैं हज़ारों टुकड़े कर दूंगा, दिलावर चिल्लाकर बोला। दिलावर उसी दैत्य का नाम था जो दीपक के मुकाबले में खड़ा था, लेकिन दीपक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। दिलावर भागते हुए दीपक की तरफ आया। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। उसने दीपक के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। दीपक उछलते हुए 20 मीटर दूर जाके गिरा और गिरते ही खड़ा हो गया। वहां बैठे सब लोगों ने हैरानी से दीपक को देखा और सब सोचने लगे कि दिलावर का मुक्का बहुत जोरदार था, लेकिन दीपक को एक खरोंच तक न आई। दिलावर भी हैरान था, और सबसे ज्यादा हैरान था जहां उसे एक मामूली सी ठोकर लगने से ही तारे नजर आ जाते थे, वही इस दानव का इतना जोरदार मुक्के से उसका कुछ भी नहीं हुआ। तभी दिलावर फिर भागते हुए आया और एक जोरदार थप्पड़ दीपक के मुंह पर मारा। थप्पड़ पड़ते ही दीपक को वो दिन याद आ गया जिस दिन उसके सौतेले बाप ने उसे घर से निकाला था और उसके सौतेले छोटे भाई ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। ये सोचते ही दीपक को गुस्सा आने लगा और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई।
और जैसे ही दिलावर ने एक और मुक्का दीपक के मुंह पर मारा, दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार मुक्का दिलावर के पेट में मारा। दिलावर हवा में उड़ता हुआ 30 मीटर तक का गया और ज़मीन में गिरते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। दीपक इस बार और ज़्यादा हैरान हुआ कि उसमें इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आई। तभी पूरे राजभवन में शोर उठने लगा और चारों तरफ नगाड़े बजने लगे। तो फिर चयन हो चुका है, आज से ये हमारे नए महाराज हैं, यही हैं हमारे महाबली हुकुम। ये सुनकर और ज़्यादा शोर होने लगा। हुकुम जिंदाबाद की आवाज़ें आने लगी। दीपक के लिए एक बड़ी सी कुर्सी सजाई गई जो देखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। ये सोने की बनी हुई थी और इसमें हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे। दीपक को उस कुर्सी और विराजमान किया गया और एक नौकर वह ट्रॉली लेकर आया। ट्रॉली के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा ढका हुआ था और उस कपड़े के पीछे कुछ तो कीमती था जिसे दीपक बहुत ही गौर से देख रहा था। उस ट्रॉली पर से कपड़ा हटाया गया तो दीपक ये देखकर बहुत हैरान हुआ। ये वही लॉकेट था जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया। दीपक के सम्मान में वो लॉकेट दीपक को पहनाया गया और उसका राज्याभिषेक पूर्ण हुआ। अपने कमरे में बैठा दीपक हर एक चीज़ के बारे में तरतीब से सोच रहा था। तभी उसके कमरे में किसी की दस्तक हुई। हुकुम जिंदाबाद, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई। आ जाइए, दीपक ने जवाब दिया। कमरे के अंदर वही बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। हुकुम जिंदाबाद, हुकुम आपने मुझे याद किया। दरअसल कमरे में दाखिल होने से पहले दीपक ने किसी से उस बूढ़े शख्स को अपने पास बुलाने को कह दिया था। मेरे लिए क्या आज्ञा है हुकुम? उस बूढ़े से सम्मान से नज़र झुकाते हुए कहा। अब आप मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए और बाकी की बातें उसके बाद करेंगे। आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? दीपक का पहला सवाल था। उस बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया, मेरा नाम शिवराज है और मैं इस कबीले का पिछले 50 साल से वफादार हूँ। शिवराज ने जवाब दिया। ये जगह कौन सी है? दीपक का दूसरा सवाल था। इस जगह का नाम माया नगरी है क्योंकि ये जगह दुनिया पर तो मौजूद है लेकिन दुनिया वाले इसके बारे में बहुत कम जानती हैं और सबसे अहम बात यह है कि ये हमारे भारत देश में मौजूद है। इस जगह की खोज हमारे कबीले के सबसे पहले सरदार महाराज सूर्य प्रताप जुंगा ने की थी। उन्होंने अपने नाम पर ही हमारे इस कबीले का नाम रखा था, जुंगा कबीला। शिवराज का जवाब था। मैं यहाँ कैसे आया? दीपक का तीसरा सवाल था। आपकी यहाँ आने की वजह है वो लॉकेट, उसने ही आपको चुना है। ऐसा कहा जाता है कि कोई अपनी मर्जी से इस लॉकेट को धारण नहीं कर सकता, ये लॉकेट ही अपने पहनने वाले को चुनता है। जब ये लॉकेट अपने धारक को चुन लेता है तो उस धारक को उसकी असली जगह यानी इस कबीले तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी है। शिवराज का जवाब था। वो जो लोग कुर्सियों पर बैठे थे वो कौन थे? वो जो आपने मेरे आसपास लोग देखे थे कुर्सियों पर बैठे हुए, वो सब राज्यसभा के मेंबर्स हैं और उनके अंडर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की अर्थव्यवस्था आती है। शिवराज ने जवाब दिया। ये लॉकेट क्या है? दीपक ने पूछा। ये एक जादुई लॉकेट है, इसे हमारे कबीले के पहले महाराज सूर्य प्रताप जुंगा ने बनाया था। उन्हीं ने इस लॉकेट में अपनी सारी शक्तियां डाल दी थी। वो जो आपने राज्यसभा मेंबर्स के गलों में आपने लॉकेट देखे वो सब इसी लॉकेट की शक्तियों से बने हैं, लेकिन ये जो लॉकेट है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तुम लोगों ने मेरा मुकाबला क्यों करवाया? दीपक ने फिर सवाल किया। हुकुम, ये देखने के लिए कि कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं आया है हमारे कबीले में, क्योंकि ये लॉकेट जिसको चुनता है वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली महाबली बन जाता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। CH4 इक्के का सच? ये इक्का क्या है? दीपक ने शिवराज से आखिरी सवाल किया। हुकुम, इक्का उसी लॉकेट का नाम है जिसने आपको चुना है। 3000 साल पहले हमारे पहले महाराज सूर्य प्रताप जुंगा ने जब इस कबीले की खोज की थी तब उन्होंने अपने लोगों को इस कबीले में शामिल करना शुरू किया। उस वक्त नए महाराज को लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई लेकिन उन लड़ाइयों का कोई समाधान नहीं निकलता था। एक महाराज बनने के लिए हजारों जानें चली गई, तब जाके पहले महाराज ने इस लॉकेट का निर्माण किया और इसमें अपनी सारी शक्तियाँ डाल दी और इस लॉकेट का नाम रखा इक्का। इस लॉकेट की शक्तियां इतनी ज़्यादा थी कि अगर ये किसी आम इंसान को चुनता तो उसकी शक्तियां हज़ारों गुना बढ़ जाती, जैसे आज की लड़ाई में आप भी बहुत हैरान हुए होंगे। तभी दीपक कुछ सोचने लगा और उसने शिवराज को जाने की इजाज़त दी, अब आप जाइए। तभी शिवराज जाने लगा। तभी अचानक दीपक ने उसे दोबारा आवाज़ दी और शिवराज मुड़कर वापस आया। कहिए हुकुम, मेरे लिए क्या आ गया है? मैं कभी अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा? दीपक ने सवाल किया। हाँ, आप जा सकते हैं लेकिन अभी नहीं। कब? दीपक ने फिर से पूछा। 2 साल बाद। 2 साल बाद? 2 सालों तक मैं क्या करूंगा? दीपक ने हैरान होते हुए पूछा। आपकी ट्रेनिंग होगी 2 सालों तक, क्योंकि इक्के की ताकत को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आपके शरीर को मजबूत होना होगा। शिवराज बोला। मैं इतना तो मजबूत हूँ, देखा नहीं कि मैंने कैसे उस दानव को हराया? दीपक चाहते हुए बोला। वो इक्के की शक्ति का सिर्फ 1% था और पूर्ण रूप से 100% हासिल करने के लिए आपकी कड़ी ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग कब से शुरू होगी? दीपक पूछने लगा। कल सुबह 5 बजे से। शिवराज का जवाब। मैं कल सुबह आपका इंतज़ार करूंगा, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आपकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी।
अब मैं चलता हूँ। अगले दिन सुबह 5 बजे ट्रेनिंग रूम के अंदर दीपक ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करता है। वहां पर चारों तरफ तरह तरह के हथियार थे। कुछ पहलवान आपस में भिड़े हुए थे। दीपक ने एक अखाड़े में देखा वही कल वाला दैत्य कुछ पहलवानों के साथ अभ्यास कर रहा था। अचानक दीपक को देखकर वो रुक गया। दीपक ने उसे देखकर अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया ताकि वो पहलवान अपना अभ्यास न रोके। दीपक आगे बढ़ गया। एक कोने में उसने देखा एक 21 साल की लड़की तलवार से अभ्यास कर रही थी। उसके सामने एक बड़ी सी चट्टान थी और उसकी तलवार म्यान में थी। 1 सेकंड से भी कम समय में उसने अपने म्यान से तलवार निकालकर उस चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए और तलवार को वापस म्यान में रख लिया। दीपक ये देखकर बहुत हैरान हुआ। तभी शिवराज उसके सामने आया। उसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। उसकी उम्र तो 80 साल थी, लेकिन उसका शरीर जैसे वज्र का बना हुआ, मांसपेशियां फौलाद जैसी मजबूत थी। उसके सामने नए नए पहलवान भी फीके पकड़ रहे थे। हुकुम, आप भी अपने कपड़े बदल लीजिए, शिवराज ने चेंजिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। दीपक चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। दीपक अपने कपड़े बदल कर आया। उसने भी सिर्फ धोती पहन रखी थी। उसका शरीर भी किसी बॉडी बिल्डर जैसा था। कुछ वक्त के लिए तो ट्रेनिंग रूम में अभ्यास करने वाले ज्यादातर लोगों की नज़र दीपक की बॉडी पर रुक गई और सबसे ज्यादा हैरानी से दीपक को वो लड़की देखने लगी जो कुछ वक्त पहले तलवार से अभ्यास कर रही थी। आपका अभ्यास शुरू होगा कुश्ती से, जिससे आपके शरीर में बल बढ़ेगा, शिवराज ने कहा। लेकिन मेरे शरीर में तो बहुत बल है, आपने कल तो देखा ही था मैंने कैसे अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया था, दीपक चाहते हुए बोला। शिवराज एक शातिर मुस्कान से हंसने लगा। तो चलिए आपको आजमाते हैं, शिवराज ने गर्व से कहा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे झपटने के लिए तैयार थे। तभी अचानक से शिवराज दीपक के सामने आया। शिवराज ने दीपक की कमर के साथ उसके दोनों हाथों को इस तरह पकड़ा कि दीपक बिल्कुल लाचार हो गया। दीपक खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिवराज की ताकत लाजवाब थी, जिस वजह से दीपक खुद को छुड़ा न सका। शिवराज ने अपनी कमर को पीछे की तरफ पूरी तरह से घुमा दिया और दीपक को एक जोरदार पटकनी दी। दीपक जमीन पर गिरकर चारों खाने चित हो गया और ये काम शिवराज ने महज 3 सेकंड में किया था। दीपक जमीन से उठ खड़ा हुआ और जैसे ही उसको होश आया, वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। दीपक ये सोचने लगा कि आखिर इस 80 साल के बूढ़े में इतनी लाजवाब ताकत कैसे है। शिवराज जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी इस ताकत का राज क्या है, दीपक ने शिवराज से सवाल किया। हुकुम, मैं रोज़ाना 2 घंटे ध्यान लगाता हूँ और 3 घंटे तक व्यायाम करता हूँ और दिन की शुरुआत के साथ रोज़ाना 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और अब आप भी बिल्कुल वैसे ही अभ्यास करेंगे जैसे मैं करता हूँ। दीपक ने हैरान होकर शिवराज की तरफ देखा। सबसे पहले आपको इस पूरे ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने होंगे, शिवराज ने दीपक से कहा। दीपक ने कुछ सोचा और वो ग्राउंड के चक्कर लगाने लगा। जैसे तैसे दीपक ने 10 चक्कर पूरे किए। अब आपको 1000 मुक्के और 1000 लातों का अभ्यास करना होगा, शिवराज ने दीपक को बता दिया कि कैसे करना है। दीपक ने मुक्के और लातों का अभ्यास शुरू कर दिया। दीपक ने आज बहुत सारा अभ्यास किया था। इसी तरह से दीपक का आज का अभ्यास पूरा हुआ। दीपक बहुत ज्यादा थक चुका था। दीपक अपने कमरे में आ गया और पीछे से शिवराज भी दीपक के कमरे में आया। हुकुम, आपके लिए पानी गर्म कर दिया गया है, पहले जाकर आप नहा लीजिए। दीपक ने सोचा, हम वैसे भी मैं 3 दिनों से नहाया नहीं हूँ। दीपक नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। वो जैसे ही बाथरूम में घुसा उसे अजीब सी जड़ी बूटियों की खुशबू आई। उसने देखा कि सामने एक टब है और उनमें गर्म पानी मौजूद है। दीपक अपने कपड़े उतार कर उस पानी में उतर गया और जैसे ही वो पानी में उतरा उसे बहुत अच्छा लगा। उसकी सारी थकान गायब हो चुकी थी। च5 गुजरा हुआ कल। दीपक नहाकर बाथरूम से बाहर निकला और आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर आ गया। तभी वहां पर शिवराज एक सोने के गिलास में कुछ काढ़ा उसके लिए लेकर आया। हुकुम, ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ जाएगी और आपके शरीर की थकान दूर हो जाएगी और कल आपको अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। कल हमारे कबीले का बहुत ही खास दिन है। ये कहकर शिवराज वहां से चला गया। काढ़ा पीकर दीपक आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे वो सोच रहा था, अचानक से उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ गया। और फिर वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचने लगा कि कैसे उसे उसके भद्दे रूप के लिए परेशान किया जाता था, कैसे उसके कॉलेज के लोग उसका मजाक बनाते थे, कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे उसी के घर से बाहर निकाल दिया, कैसे उसके छोटे भाई ने उस पर हाथ उठाया। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक दीपक उस तलवारबाज लड़की के बारे में सोचने लगा कि किस तरह से ट्रेनिंग सेंटर में वो दीपक को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अचानक दीपक फिर से गुजरे हुए कल में खो गया। फ्लैशबैक, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की, दीपक के मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। खुद को देखा है कभी आईने में, मोटा कहीं का, कहाँ तू और कहाँ मैं। मेरे जैसी खूबसूरत राजकुमारी एक खूबसूरत राजकुमार डिजर्व करती है, तेरे जैसा बदसूरत धरती का बोझ नहीं, पूजा ने घमंड भरे लहजे में दीपक को आंखें दिखाते हुए कहा।
पूजा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया स्टार बनी थी। एक इंटरव्यू से वो काफ़ी हाईलाइट हुई थी। दीपक ने भी उसका इंटरव्यू देखा था। दरअसल रिपोर्टर के इस सवाल पर कि वो किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो पूजा का कहना था कि वो एक सादा सिंपल लड़के से शादी करना चाहती हैं जो देखने में अच्छा न हो, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं तब भी चलेगा, बस उसका दिल अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर दीपक को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो बचपन से पूजा को पसंद करता था। वो दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। स्कूल टाइम में बस एक बार पूजा ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा था। दीपक उसकी मुस्कान में हमेशा के लिए खो गया था और दीपक को पूजा से प्यार हो गया था। इसलिए दीपक ने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें पूजा ने एडमिशन लिया था। फ्लैशबैक खत्म। दीपक पूरी रात यही सब सोचते हुए दीपक की आंख लग गई। अगली सुबह दीपक को उठाने शिवराज आया और अपने साथ में एक ट्रॉली लेकर आया जिसमें तरह तरह के कपड़े थे, लेकिन ये कुछ अलग और रंग बिरंगी कपड़े थे। ऐसे कपड़े दीपक ने पहली बार देखे थे। हुकुम, आप तैयार हो जाए, आज हमारे कबीले में एक महोत्सव है। हमारे कबीले में एक मेला लगता है जिसका शुभारंभ आपको अपने हाथों से करना है, शिवराज ने कहा। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ, दीपक ने कहा। दीपक तैयार हो गया और मेले का शुभारंभ करने के लिए शिवराज के साथ चल पड़ा। दीपक ने मेले का शुभारंभ कर दिया था और दीपक शिवराज के साथ मेले में घूम रहा था, तभी उसके सामने वही लड़की आ गई। पिताजी, उस लड़की ने चहकते हुए कहा, लेकिन उसका पूरा ध्यान दीपक पर ही था। ये देखकर दीपक थोड़ा असहज हो गया। ये मेरी बेटी है हुकुम, इसका नाम नैना है। दीपक नैना की ही तरफ देख रहा था और नैना हल्का सा मुस्कुरा कर साइड में देखने लगी। नैना के गाल हल्के से लाल हो गए थे। तभी वहां पर किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला। एक औरत उसे मारे ही जा रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? शिवराज जी, चलिए चल के देखते हैं वहां क्या हो रहा है। चलिए हुकुम, शिवराज ने कहा। उन दोनों के साथ नैना भी थी जो ये सब देख रही थी। वो औरत उस आदमी को मारे ही जा रही थी। तभी वहां पर दीपक और शिवराज पहुंच गए। दीपक ने ये देखा तो उसका खून खौल गया और जवान औरत एक कमजोर बूढ़े को बुरी तरह से पीट रही है। ये सब क्या हो रहा है? रुक जाओ, क्यों मार रही हो उसे? दीपक ने चिल्लाकर कर कहा। सब उसी की तरफ देखने लगे और वो औरत भी दीपक को गुस्से से देखने लगी। उस औरत ने बहुत सारे गहने पहन रखे थे और बहुत सारा मेकअप अपने चेहरे पर पोत रखा था। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? वो औरत दीपक को घूरते हुए बोली। शिवराज कुछ कहने ही वाला था, तभी दीपक ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। दीपक सोचने लगा, इसका मतलब ये है कि ये औरत और इस कबीले के बहुत से लोग हम लोगों को नहीं जानते, या शायद ये औरत मेले के शुभारंभ के दौरान यहाँ नहीं थी। इसका मतलब ये अभी अभी आई है। दीपक ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और पूछा, बाबा ये औरत आपको क्यों मार रही थी? मैंने कुछ नहीं किया। ये औरत मेरे पास आए और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तू है कौन और होता कौन है मेरे और इसके बीच में आने वाला? तुझे पता है इसने मेरे साथ क्या किया है? वो औरत बहुत घमंड में बोली। क्या क्या इसने? दीपक ने अनजान बनते हुए पूछा। हालांकि दीपक को पता था कि गलती उसी औरत की है, लेकिन फिर भी दीपक उस औरत के मुंह से सुनना चाहता था। ये साला गरीब मुझे खाना खाते हुए देख रहा था। साला भुक्कड़, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाते हुए घूरने की? ये सुनकर दीपक का दिमाग खराब हो गया। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब मैंने इन्हें खाते हुए देखा तो बस मेरा भी मन खाने को करने लगा। इतने में ये आई और मुझे पीटने लगी। इतनी सी बात, अगर खाने को नसीब नहीं हो रहा है तो मर क्यों नहीं जाते कहीं पर? वो औरत इतराते हुए कहने लगी। चुप हो जा, दीपक ने उस औरत पर हाथ उठा दिया, जिसे देखकर वो औरत एकदम सहम गई। इतने में एक आदमी आया और उसने दीपक का हाथ पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? चस पुराना रूप। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? एक लंबे चौड़े आदमी ने दीपक का हाथ पकड़ते हुए कहा। दीपक ने एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा और उस आदमी के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया। छोड़ मेरा हाथ, वो आदमी छटपटाने लगा। छोड़ छोड़ मेरे पति का हाथ, वो औरत बोली। इससे पहले मैं तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारा भर्ता बना दूं, चाचा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगो। ये सुनकर वो आदमी बोला, क्या मैं और मेरी बीवी इससे माफ़ी मांगेंगे? ये 2 कौड़ी का बूढ़ा गरीब। उस आदमी के इतना कहते ही दीपक ने अपनी पकड़ और कस ली और उस आदमी का हाथ टूटने की आवाज़ आई। वो आदमी जोर से चिल्लाने लगा, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। तू जनता नहीं, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरे पति का हाथ तोड़ दिया, इस जालिम ने मेरे पति का हाथ तोड़ दिया। वो औरत लोगों की तरफ चीखकर भीड़ को इकट्ठा करने लगी। अरे यहाँ तो गुंडागर्दी चल रही है, देखो बेचारे का कैसे हाथ तोड़ दिया। लोग इसी तरह से तरह तरह की बातें करने लगे। वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह से छटपटा रहा था और चीख रहा था। शिवराज जी, इस आदमी को हॉस्पिटल लेके जाइए, दीपक ने तेज आवाज में कहा। जी हुकुम, शिवराज बोला।
वहां की भीड़ ने जैसे ही ये सुना कि उनके सामने उनका नया राजा यानी हुकुम है तो वो सब हक्के बक्के रह गए। ये है हमारा उत्तराधिकारी। भीड़ के लोग आपस में बातें करने लगे। वो आदमी और उसकी बीवी भी सन रह गए थे, हालांकि वो आदमी अभी भी बहुत दर्द में था। वहां पर कुछ लोग आए और उस आदमी को एक वैन में बिठा कर ले गए। दीपक और शिवराज दोनों वापस मेले में घूमने लगे। जब मेले का अंत हुआ तब शिवराज ने दीपक से विदा ली। हुकुम, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, दीपक ने कहा और अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू होनी थी। अगले दिन दीपक सुबह 5 बजे उठा और तैयार होकर ट्रेनिंग रूम की तरफ चल दिया। ट्रेनिंग रूम के अंदर उसे नैना दिखी। वो तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। वो तलवार को अपने हाथों से ऐसे घुमा रही थी जैसे उसके हाथों में बिजलियां घूम रही हों। फिर वो एक बोर्ड के पास चली गई और वहां पर तलवार से पोजीशन बना के खड़ी हो गई जैसे उसके सामने कोई दुश्मन हो। दूसरी तरफ एक टेबल पर ढेर सारी बंदूकें रखी हुई थी। एक आदमी उन बंदूकों के पास आया। उसने एक बंदूक उठाई, उसे लोड किया और फिर उसने नैना की तरफ निशाना साध दिया। ये देखकर दीपक कुछ बोलने ही वाला था, तभी उस आदमी ने गोलियां चला दी। एक राउंड में पूरी मैगजीन खाली कर दी। लेकिन दूसरी तरफ नैना ने अपनी तलवार से हर एक गोली को बहुत ही आसानी से रोक लिया। एक भी गोली उसे छू भी न सकी। ये देखकर दीपक का मुंह खुला का खुला रह गया। इतने में वहां पर शिवराज आ गया। आज आप कोई शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक व्यायाम का अभ्यास करेंगे, यानी आपको अपने मस्तिष्क को ताकतवर बनाना है। और मस्तिष्क को ताकतवर बनाने के लिए आपको करना होगा मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाना सीखना होगा। ये बताकर शिवराज और दीपक आमने सामने ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। आपको अपने दिमाग से हर एक ख्याल को निकालना होगा, सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी शांति। दीपक अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसके दिमाग में वही सब गलत जो उसके साथ हुआ वही चल रहा था। दीपक इसी तरह से 6 महीने तक ट्रेनिंग करता रहा और अब तो वो ध्यान लगाना भी सीख गया था। इससे उसकी शक्ति में 20% की बढ़ोतरी हो गई थी। एक दिन दीपक अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसने अपने कमरे में शिवराज को बुलावाया। हुकुम, आपने मुझे याद किया? शिवराज ने सर झुकाते हुए कहा। एक बात बताइए शिवराज जी, मैं अपने पुराने रूप में आ सकता हूँ क्या? दीपक ने पूछा। हुकुम, आप कभी भी अपने पुराने रूप में आ सकते हैं, शिवराज बोला। मुझे क्या करना होगा इसके लिए? दीपक ने सवाल किया। आपको अपने लॉकेट पर अपने खून की कुछ बूंदें डालनी होंगी, जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने पुराने रूप में आ वापस जाएंगे, शिवराज ने समझाते हुए कहा। दीपक ने अपना लॉकेट निकाला और अपने हाथ में कट लगाने के लिए साइड से चाकू उठा लिया। नहीं हुकुम, आपको अपना हाथ उस चाकू से नहीं काटना है, बल्कि आपके में ही किनारों में ब्लेड्स लगे हुए हैं। अपने लॉकेट को किनारे से अंगुलियों के सहारे से पकड़िए और दबाव डालिए, शिवराज ने अपने हाथ के इशारे से समझाया। दीपक ने जैसे ही ऐसा किया, दीपक के हाथ में कट लग गया कि जैसे ही दीपक के खून की पहली बूंद उस लॉकेट पर पड़ी, वैसे ही वो अपने पुराने अवतार में लौट आया। शिवराज उसे ऊपर ने नीचे तक देखने लगा। दीपक को अपने पुराने अवतार में कुछ फर्क नजर आया। वो पहले से कुछ बेहतर दिख रहा था। हालांकि उसके नए अवतार के सामने ये पुराना अवतार कुछ भी नहीं था, लेकिन दीपक ये बात जानता था कि पहले से कुछ बेहतर हो चुका है। क्या मेरे नए रूप का मेरे पुराने रूप पर कोई फर्क पड़ सकता है? दीपक ने फिर से सवाल किया। जी हुकुम, आप जो ट्रेनिंग अपने नए रूप से करेंगे तो आपके पुराने रूप की भी ट्रेनिंग साथ साथ होगी, शिवराज ने जवाब दिया। अगर मैं अपने पुराने रूप से ट्रेनिंग करूं तो मेरे नए रूप पर फर्क पड़ेगा? दीपक ने सवाल किया। जी हुकुम, फर्क पड़ेगा। आप जो ट्रेनिंग करोगे उससे आपका नया रूप मजबूत बनेगा, लेकिन आपके पुराने रूप को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और साथ में इस काम में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने पुराने रूप को ताकतवर बना लिया तो आपके नए रूप की ताकत का पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सामना नहीं कर पाएगा, शिवराज ने कहा। ये सुनकर दीपक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो फिर ठीक है, कल से मैं अपने पुराने रूप से ही ट्रेनिंग करूंगा, दीपक बोला। लेकिन हुकुम, आपको चोट लग सकती है, कर इस काम में बहुत वक्त लगेगा। 7 कड़ा अभ्यास। दीपक ने ये सोच लिया था कि वो कुछ भी करके अपने पुराने रूप को मजबूत बनाकर रहेगा, लेकिन समस्या सिर्फ एक थी और वो थी कि नया रूप ताकतवर होने के बावजूद भी ट्रेनिंग करते करते थक जाता है तो पुराना रूप जो हमेशा से कमज़ोर है उसका क्या हाल होगा। अगले दिन सुबह 5 बजे ट्रेनिंग रूम में दीपक अपने पुराने अवतार में आया। उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये नया बंदा कौन है। दीपक के इस रूप को देखकर कुछ लोग तो आपस में तरह तरह की बातें करने लगे थे। हालांकि दीपक उनकी बातें सुन पा रहा था, लेकिन दीपक ने उनमें से किसी पर ध्यान नहीं दिया, बस वो अपने काम में लग गया। इतने में वहां पर शिवराज आ गया। सब लोग ध्यान से सुनिए, इनका नाम दीपक है और आज से ये हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगे। सब लोगों ने दीपक को गुड लक कहा। नैना भी वहां मौजूद थी और दीपक को देखते ही उसने बुरा सा मुंह बना लिया। दीपक के इस पुराने रूप के बारे में केवल खुद दीपक और शिवराज ही जानता था, बाकी कोई नहीं जानता था और न ही नैना को मालूम था।
हालांकि अगर उसे पता होता तो शायद नैना इस तरह की हरकत न करती। और यही बात दीपक नोटिस कर ली थी, जिस वजह से वो मायूसा हो गया था। आज एक नई बात उसने सीखी, हर लड़की को खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले लड़के ही पसंद आते हैं, जिस वजह से लड़कियां भद्दे दिखने वाले लड़कों को गलत जज करती हैं। खैर, दीपक वापस आने ख्यालों में आया और उसने अभ्यास शुरू कर दिया। दीपक ने वैसे ही शुरुआत की जैसे वो रोज करता है, लेकिन वो आज कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका पुराना रूप बहुत ही ज्यादा कमजोर था। शिवराज ने दीपक को नए तरीके से ट्रेनिंग दी, जहां वो सबसे पहले दीपक के शरीर की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसे बाद दीपक को स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, फिर स्पीड। ये 3 बेसिक चीजें थी जो दीपक के शरीर को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी थी। आज की ट्रेनिंग दीपक के लिए सबसे हार्ड थी, जिस वजह से दीपक बहुत ज़्यादा थक गया था। हालांकि और दिनों के मुकाबले आज सिर्फ 20% ही ट्रेनिंग की थी। दीपक अपने कमरे में आकर लेट गया। अपने बिस्तर के सिरहाने उसे एक गिलास में जड़ी बूटियों का काढ़ा दिखा, जो शायद शिवराज ने उसके लिए रखा था। काढ़ा पीकर दीपक अपने बिस्तर में लेट गया। लेटे लेटे अचानक दीपक को नैना की वो हरकत याद आ गई, जिसे याद करके दीपक ने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं अपने पुराने रूप को कभी बदल पाऊंगा? जवाब था, हाँ, मुझे बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि मुझे अपने पुराने रूप के सहारे से ही मुझे अपने दुश्मन से बदला लेना है। दीपक ने ये ठान लिया था कि अब वो अपने पुराने रूप को ताकतवर बनाएगा। अगली सुबह से दीपक ने कड़ा अभ्यास करना शुरू कर दिया। अगले 1 साल तक दीपक ने वो कर दिखाया जो किसी भी तरह के एक मामूली से इंसान के लिए नामुमकिन सा हो। उसने पिछले 1 साल से अपने नए रूप को नहीं देखा था। उसने अपने लॉकेट को जेब से बाहर निकाला और जैसे ही उसने अपना रूप बदला, वैसे ही वो खुद को आईने में देखता ही रह गया। उसके शरीर का एक एक हिस्सा जैसे किसी बॉडी बिल्डर की तरह लग रहा था। क्या बात है, मेरा शरीर तो बिल्कुल किसी फौलाद की तरह बन गया है, दीपक ने चौंकते हुए कहा। अब आगे की ट्रेनिंग उसे अपने नए रूप के सहारे से ही करनी है। अब उसे ट्रेनिंग रूम में नहीं बल्कि पहाड़ों और जंगलों में ट्रेनिंग करनी है। शिवराज दीपक को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले आया। वहां का तापमान भी बर्फ को जमाने वाला था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। दीपक एक बड़ी सी चट्टान के साथ साथ पंच और किक्स की ट्रेनिंग करने लगा। दीपक के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि उसने एक पंच में ही पूरी चट्टान को चकनाचूर कर दिया। पंच मारने के बाद दीपक काफी देर तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने आगे की ट्रेनिंग शुरू की। दीपक इसी तरह से पत्थरों और चट्टानों को तोड़ता रहा। दीपक की आज की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अगले दिन दीपक और शिवराज पहाड़ों पर पहुंचे। आज शिवराज अपने साथ लकड़ी का एक बॉक्स लेकर आया था। दीपक चट्टानों के सामने आकर खड़ा हो गया और वो अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करने ही वाला था, तभी शिवराज ने उसे रोक दिया। आज आपकी ट्रेनिंग इन चट्टानों के साथ नहीं है, शिवराज ने कहा। दीपक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। शिवराज ने उस लकड़ी के बॉक्स को खोला। उसमें किसी पक्षी के छोटे छोटे पर थे। शिवराज ने एक पर उठाया, उस पर को हवा में उड़ा दिया और फिर अपनी पोजीशन ली और जैसे ही वो पर ऊपर से नीचे शिवराज की सीध में आया, शिवराज ने बिजली की तेजी से अपने पंच से उस पर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शिवराज का पंच इतना तेज था कि कब उस पंच ने पर के टुकड़े कर दिए दीपक को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। अब दीपक भी उसी तरह से ट्रेनिंग करने लगा, लेकिन वो पर के टुकड़े करना तो दूर उस पर को छू भी नहीं पा रहा था। दीपक जैसे ही उस पर को पंच मारता, वैसे ही उसके पंच से निकली हुई हवा से पर उसके पंच से दूर हो जाता। यह अभ्यास दिन ब दिन कड़ा होता जा रहा था और आज का उसका अभ्यास भी और दिनों के मुकाबले ज्यादा ही कठिन था। दीपक कई दिनों तक अपने पंच से पर को हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा था। सैकड़ों पंचेस हजारों कोशिशें, लेकिन सब नाकाम। दीपक दिन ब दिन मायूस होता जा रहा था और इन्हीं कोशिशों में उसे 1 महीना बीत गया। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने अतीत की यादों में खोने लगा। चैट अभ्यास पूरा हुआ। दीपक अपने बिस्तर पर लेटकर अपने अतीत की यादों में खो गया। फ्लैशबैक। पापा, मैं नहीं कर पाऊंगा, 10 साल के दीपक ने अपने पापा से कहा। बेटा, तुम अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, बस 2 बातें याद रखना। एक, तुम कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं हटोगे और दूसरी, खुद पर भरोसा रखना, दीपक के पिता ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा। दरअसल दीपक के पिता उसे पेड़ पर चढ़ना सिखा रहे थे। दीपक को ऊंचाई से डर लगता था और वो कभी भी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। इसलिए एक दिन उसके पापा ने उसके दिल से डर निकालने की ठानी, और क्योंकि उनका मानना यह था कि अपने लक्ष्य से न हटो और खुद पर भरोसा रखो, इसी गुरु मंत्र के माध्यम से दीपक के पिता ने उसके दिल से ऊंचाई का डर बिल्कुल खत्म कर दिया। फ्लैशबैक समाप्त। दीपक सुबह 5 बजे से पहले ही उठकर पर को टुकड़े करने की ट्रेनिंग शुरू करने लगा। उसके पंचेस पहले से ज्यादा तेज हो गए थे। अचानक उसके अंदर से एक हल्की सी बिजली उसके मुंह में समाई और एक ही पंच उस पर की धज्जियां उड़ गईं। ऐसा करने के बाद दीपक को अपने शरीर की नसों में बिजलियों का संचार होता हुआ महसूस हुआ। इसी तरह से दीपक ने कठिन से कठिन अभ्यास किया। दीपक को ये सब करते हुए 2 साल और गुजर चुके थे। आज आपका अभ्यास पूरा हुआ। अब आप पूरी तरह से जुंगा कबीले के सरदार बन चुके हैं।
एक सैनिक भागता हुआ आया, हुकुम, हमारे कबीले के सीमावर्ती इलाके पर दायसिन कबीले के सैनिकों ने हमला कर दिया है। अब वक्त आ चुका है आपको अपनी काबिलियत साबित करने का, शिवराज ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। जुंगा कबीला और दायसिन कबीला अब से 50 साल पहले साथ में व्यापार करते थे। दोनों कबीले जादुई प्राचीन चीजों को खोज कर निकालते और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचा करते थे। एक दिन दायसिन कबीले का सरदार अजगर सिंह ने जुंगा कबीले के सरदार के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसमें उसने सरदार से एक की मांग की। सरदार, अगर आप चाहे तो मुझसे मेरे कबीले का सबसे बेशकीमती रत्न ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको मुझे ये इक्का देना होगा, अजगर सिंह ने कहा। जुंगा कबीले के सरदार, जिनका नाम महेंद्र प्रताप सिंह था, उन्होंने अजगर को इस सौदे के लिए साफ इनकार कर दिया। वो किसी भी कीमत पर आने कबीले का सबसे ताकतवर हथियार नहीं देना चाहते थे। किसी और को इक्का देना मतलब अपनी गद्दी को दूसरे के हवाले करना, और ये बात अजगर सिंह बखूबी जानता था, और उसका इरादा जुंगा कबीले पर कब्जा करना था। 50 साल पहले जुंगा कबीले के सरदार महेंद्र प्रताप सिंह अचानक से कहीं गायब हो गए और उनके साथ इक्का भी गायब हो गया था। अब जब इक्का मिल चुका है और जुंगा कबीले को उनका नया सरदार भी मिल चुका है, इसलिए अजगर सिंह किसी भी तरह से इक्के को हथियाने की कोशिश करेगा। अगर एक बार ये इक्का उसके हाथ लग गया तो या कबीला ही नहीं बल्कि सारी दुनिया खतरे में आ जाएगी। अजगर सिंह का इरादा पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने का है। हुकुम, अजगर सिंह बहुत ही खतरनाक है। उसका शरीर फौलाद का बना हुआ है, रफ्तार बंदूक की गोली से भी तेज है, और सबसे ताकतवर है उसके हाथ, जो किसी पत्थर की चट्टान को चंद लम्हों में पाउडर की तरह पीस सकते हैं, शिवराज ने कहा। दीपक और शिवराज मिलकर वहां पहुंच जाते हैं जहां अजगर की सेना मौजूद थी। दोनों ने मिलकर अजगर के 500 से ज्यादा लोगों को धूल चटा दी। अजगर की योजना थी कि जुंगा कबीले के कुछ लोगों को बंदी बनाकर उनके बदले इक्के की मांग की जाए ताकि अपने लोगों को बचाने के लिए शिवराज इक्का अजगर के नाम कर दे। लेकिन दीपक और शिवराज ने मिलकर अजगर की योजना पर पानी फेर दिया था और सारे लोगों की अजगर की सेना से बचा लिया। दीपक बहुत हैरान था कि उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है और उसके मूव्स और रिफ्लेक्सेस भी पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, और किस तरह से वो अजगर के आदमियों से लड़ रहा था। अजगर अपने कबीले के तख्त पर बैठा था, उसके सलाहकार और मंत्री सब उसके सामने अपनी अपनी कुर्सियों पर सर झुकाए बैठे थे। उस मामूली से लड़के ने कैसे मेरे 500 से ज्यादा सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। वो कल का आया हुआ लड़का मेरे सपने को रौन नहीं सकता। जोर से चिल्लाते हुए उसने अपने एक हाथ से किसी सांप की तरह सामने सर झुकाए खड़े सिपाहियों में से एक को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। अजगर का हाथ बिल्कुल अजगर सांप की तरह ही था। अपने हाथ की ताकत से अजगर ने उस आदमी को इतनी तेज जकड़ा कि वो किसी चूने के टुकड़े की तरह पिस गया। ये सब देखकर वहां खड़े तमाम लोगों की हालत खराब हो गई थी। अजगर बहुत ही ज्यादा क्रूर था और ये बात उसके कबीले के लोग ज्यादा बेहतर जानते थे। आज तक जितने भी लोगों ने अजगर के खिलाफ आवाज उठाई, अजगर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सब देखते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अजगर के सामने नजर भी उठा सके। दूसरी तरफ दीपक ने शिवराज के साथ मिलकर अपने कबीले के लोगों को दूसरी जगह पहुंचा दिया था और वो इलाका पूरी तरह से खाली करके वहां पर अपनी फौज को तैनात कर दिया ताकि अगली बार अजगर के सिपाही जुंगा कबीले में घुसने की कोशिश करे तो उन्हें मुंह की खानी पड़े। हालांकि इस बार अजगर दोबारा हरगिज अपने कमजोर सिपाहियों को लड़ने नहीं भेजेगा, बल्कि वो अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं को लड़ने भेजेगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में इक्के को हासिल करना चाहता है। उसका वर्षों का सपना है सारी दुनिया पर हुकूमत करना, लेकिन उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है जुंगा कबीला। चेन्नई, दीपक और अजगर की मुलाकात। अजगर को जब ये पता चला कि उसके सिपाहियों को जुंगा कबीले के नए उत्तराधिकारी ने धूल चटा दी है और साथ में अपने लोगों को भी बचा लिया है, तो उसके गुस्से का ठिकाना न रहा। मुझे वो इक्का चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, ये कहते हुए अजगर जोर से चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट इतनी ज्यादा थी कि वहां पर मौजूद सारे लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और उसके महल के सारे शीशे टूट गए। ये सब देखकर पता लगता है कि अजगर कितना ताकतवर दुश्मन है, यानी दीपक का सामना किसी ऐसे वैसे दुश्मन से नहीं बल्कि अजगर से होने वाला है। दूसरी तरफ दीपक और शिवराज आपस में किसी मसले पर बात कर रहे थे। तभी अचानक दीपक ने शिवराज से कुछ पूछा। ये अजगर कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है? दीपक ने शिवराज से पूछा। हुकुम, आपसे पहले जो हमारे हुकुम महेंद्र प्रताप सिंह थे, उनके गायब होने का कारण यही अजगर सिंह था, शिवराज ने कहा। गायब होने का कारण? वो गायब कैसे हुए? दीपक ने सवालिया अंदाज में पूछा। 50 साल पहले अजगर सिंह और हुकुम महेंद्र प्रताप सिंह के बीच इक्के को लेकर काफी भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें अजगर सिंह बुरी तरह से हार गया, लेकिन उससे ये हार बर्दाश्त न हुई और उसने हमारे कबीले के कुछ लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें छोड़ने के बदले अजगर सिंह ने हुकुम महेंद्र प्रताप सिंह से इक्के को छोड़ने की बात कही, वरना ये सारे लोग मारे जाएंगे। हुकुम ने अपने लोगों को बचाने के लिए अजगर को वो इक्का दे दिया, लेकिन इक्का कोई हासिल नहीं कर सकता, बल्कि इक्का अपने पहनने वाले की अच्छाइयों के मुताबिक खुद चुनता है।
अजगर सिंह ने इक्के को अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके मन में हमारे कबीले के लोगों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, और उसने हमारे हुक्म के साथ और हमारे लोगों के साथ धोखा किया, और सबसे पहले उसने हमारे हुक्म को और एक एक करके उसने हर एक इंसान को खाई से नीचे फेंक दिया। इक्के में से अचानक एक शक्ति निकली और उसने अजगर सिंह के सीने पर एक जोरदार हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया, और वो इक्का भी उड़कर खाई से नीचे चला गया। तब से इक्का और हमारे हुक्म का कोई पता नहीं था। पूरे 50 सालों तक हम अपने हुक्म को ढूंढते रहे। हमें पूरा भरोसा था कि हुक्म अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि ये इक्का अपने चुनने वाले की हर तरह तरह से हिफाजत करता है, और ये बात अजगर भी जानता था। हुक्म महेंद्र प्रताप सिंह हमारी दुनिया से आपकी दुनिया में पहुंच गए होंगे, और हो न हो अजगर ने वहां पर भी अपने आदमी बिछा रखे होंगे। और एक बात और है, अजगर सिंह का पूरा शरीर ताकतवर है, बस उसके सीने का वह हिस्सा कमजोर है जहां पर इक्के ने हमला किया था। वो अपने सीने पर एक धातु का कवच पहनता है, ताकि वो अपने उस हिस्से की हिफाजत कर सके। किसी तरह से अगर आप अजगर सिंह के सीने के उस हिस्से पर हमला करें तो वो जरूर मरेगा, और हमारी सारी दुनिया तबाह बर्बाद होने से बच जाएगी, शिवराज ने पूरी बात बताते हुए कहा। दीपक ने शिवराज से कहा, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द हमें अजगर सिंह को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा, और उसके लिए हमें जल्द से जल्द उससे मुलाकात करनी होगी। एक काम कीजिए, आप अजगर को संदेशा भिजवाइए कि कल मैं उससे मुलाकात करूंगा, दीपक ने शिवराज से कहा। जी हुकुम, शिवराज ने जवाब दिया। शिवराज ने रज़गार सिंह को संदेशा भिजवा दिया। अजगर सिंह अपनी राजगद्दी पर विराजमान था। एक सैनिक अंदर आया, महाराज पड़ोस के जुनगा कबीले का राजदूत वहां के महाराज का संदेशा लाया है और अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। इजाजत है, अजगर ने कहा। जुनगा कबीले का राजदूत अंदर आया, उसके हाथ में एक सुनहरा बक्सा था। महाराज संदेश को खोलने की इजाजत चाहता हूं, राजदूत ने कहा। इजाजत है, अजगर सिंह ने कहा। उस राजदूत ने उस सुनहरी बक्से को खोला, उसमें शिवराज की छायाप्रति नजर आए। उसमें शिवराज बोल रहा था। डायसन कबीले के सरदार को शिवराज का प्रणाम। कल हमारे महाराज हुकुम आपसे किसी जरूरी बात के तहत मिलना चाहते हैं, अतः आप कल अपने महल में आने की हमें इजाजत दे। इजाजत है, अजगर ने उस सुनहरी बक्से की तरफ देखते हुए कहा। उस राजदूत ने बक्सा बंद किया और झुककर प्रणाम करके वहां से चला गया। अगले दिन दीपक और शिवराज अपने कुछ सैनिकों के साथ महल से बाहर आए। बाहर कुछ इंपोर्टेड कार्स खड़ी हुई थी। दीपक ये देखकर चौंक गया। उसने सोचा था कि उसके लिए घोड़ा और बगी जैसी सवारियां होंगी। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये कबीला आधुनिक चीजों का भी इस्तेमाल करता है। हालांकि उसे तब शक तो हुआ था जब उसने नैना को बंदूकों के साथ ट्रेनिंग करते देखा था, लेकिन उसने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। खैर, वो कार में बैठ गया और कार चल पड़ी। 3 घंटे के सफर के बाद जुनगा कबीले की हद आ गई और डायसन कबीले की हद शुरू हो गई। वहां पर कुछ सैनिक खड़े थे। उन्होंने जुनगा कबीले की गाड़ियां देखकर उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। डायसन कबीला जुनगा कबीले के मुकाबले छोटा था, इसलिए उन लोगों को अजगर सिंह के महल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अजगर सिंह का महल बिल्कुल किसी पुराने बरगद जैसा था, जिस पर ढेर सारे पत्थर के अजगर बने हुए थे। वो सारे के सारे लोग महल के अंदर दाखिल हो गए। शिवराज सबसे आगे चल रहा था और दीपक ठीक उसके पीछे। दीपक की नज़र अजगर की तरफ गई तो वो उसे ही देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन दोनों ही के दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। आगे चलकर शिवराज ने एक बड़ी सी कुर्सी की तरफ इशारा किया। हुकुम, आप यहाँ आकर बैठ जाए। दीपक उसी कुर्सी पर बैठ गया। अजगर की नज़र एफ और सिर्फ दीपक के गले में पड़े हुए इक्के पर गई, और वो ललचाई हुई नज़र से इक्के को देख रहा था और मन में सोच रहा था, आज शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ गया है। आज मैं इसका वो हाल करूंगा कि कोई भी इक्का पहनने लायक नहीं बचेगा। इसे मारकर मैं इक्का हथिया लूंगा। चटैन सौदेबाजी। अजगर सिंह दीपक से उसका इक्का छीनने के बारे में सोच रहा था और मन ही मन मंसूबे बना रहा था कि किस तरह से वो दीपक को अपने जाल में फंसाकर उसे मौत के घाट उतार देगा और उससे इक्का हथिया लेगा। लेकिन उसके लिए अजगर सिंह को दीपक को बातों में फंसाना होगा, क्योंकि पिछली बार जब अजगर सिंह ने इक्का हथियाने की कोशिश की थी तब इक्के के द्वारा ही अजगर सिंह को एक ऐसा घाव मिला जिसका आज तक इलाज न हो पाया। अजगर दीपक और शिवराज के लिए खाने के बढ़िया बढ़िया इंतजाम करता है और उन दोनों को खाना खाने के लिए अपने डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। जब वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं तब उनके बीच बातचीत शुरू होती है। जुनगा कबीला बहुत ही विशाल कबीला है और हमारा डायसन कबीला आपके कबीले के मुकाबले बहुत छोटा है, तो हुकुम, क्या मैं जान सकता हूँ कि हुकुम को हमारे छोटे से कबीले के मामूली सरदार से मिलने की कोई खास वजह है? अजगर ने दीपक से सवाल करते हुए कहा। दीपक और शिवराज एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि एक राक्षस भी इतनी मीठी बातें कर सकता है। एक शासक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहे और अपना व्यापार बढ़ाएं, दीपक ने अजगर की तरफ देखते हुए कहा। तो ठीक है, आज मैं आपको अपने कबीले के सबसे कीमती सामान के दर्शन कराता हूं, अजगर ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा। ठीक है महाराज, हम देखना पसंद करेंगे, दीपक ने कहा।
और वो सब लोग अजगर के साथ उसके महल में मौजूद एक पुराने संग्रहालय की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें बहुत सारे कीमती जवाहरात और पेंटिंग्स मिली जो महल की दीवारों पर सजी हुई थी। तभी दीपक की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी जिसके बारे में उसने कॉलेज में सुन रखा था कि ये बोलने वाली पेंटिंग है, और जिसके पास ये होती है वो इस पेंटिंग से दुनिया का कोई भी सवाल कर सकता है और ये जवाब देती भी है, चाहे वो भूतकाल से संबंधित हो, भविष्य से संबंधित हो या फिर वर्तमान से संबंधित हो। लेकिन ये पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के सवालों के जवाब देती है जो जिसके दिल में सच्चाई हो, जो दूसरों की मदद करता हो। दीपक ये सोच ही रहा था कि अजगर उसे देखने लगा और उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वो दीपक को देखकर समझ गया था कि उसे इस पेंटिंग के बारे में पता है। हालांकि ये पेंटिंग अजगर सिंह के कभी काम न आई क्योंकि वो एक राक्षस है, उसके दिल में झूठ और मक्कारी भरी पड़ी है। अजगर दीपक को अपने संग्रहालय में ले आया। दीपक ने देखा कि वहां पर एक से एक सामान मौजूद था। अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता तो इतनी दौलत इकट्ठा होती जितनी एक देश के पास मौजूद होती है। एक देश की डूबती अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा किया जा सकता था। हुकुम, ये सारी दौलत आपकी हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी इस हर एक धरोहर की कीमत अरबों रुपये में है, अजगर ने कहा। ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? दीपक ने सवाल करते हुए कहा। बदले में मुझे आपसे एक मामूली सी चीज़ चाहिए जो इस वक्त आपके पास मौजूद है, अजगर ने लालच से दीपक के इक्के की तरफ नज़र डालते हुए कहा। दीपक समझ गया था कि अजगर सिंह क्या चाहता है, लेकिन वो जानबूझकर नासमझ बन रहा था। मैं कुछ समझा नहीं, दीपक ने अजगर सिंह की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा। हुकुम, मुझे आपका इक्का चाहिए और बदले में आप मेरी ये सारी प्राचीन चीज़ें ले सकते हैं। आप वो पेंटिंग भी ले सकते हैं जो आपने बाहर देखी थी। आपको पता है वो पेंटिंग ब्रह्मांड के सारे राज जानती है और वो आपके बहुत काम आने वाली है। दीपक ने अजगर की तरफ देखा और अचानक वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अजगर ने दीपक से थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मैंने कोई मजाक किया है आपसे जो आप इस कदर हंस रहे हैं? जो आप मुझसे कह रहे हैं वो किसी मजाक से कम है, दीपक ने हंसते हुए कहा। मतलब मैं आपको अपनी सारी प्राचीन विभूतियां देने को तैयार हूं, वो मजाक है, अजगर ने अपनी नज़र पैनी करते हुए कहा। आपने कहा कि आपको मुझसे एक मामूली सी चीज़ चाहिए और उस मामूली सी चीज़ के लिए आप मुझे अपने कबीले की सबसे कीमती चीज़ें देने को तैयार हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है, दीपक ने इतराते हुए कहा। ये सुनकर अजगर झेप गया। वो मैं ये कह रहा था कि अगर आप मुझे ये इक्का दे दे तो बदले में मैं आपको अपने आधे से ज़्यादा कबीले का मालिक बन दूंगा, अजगर ने अपने सौदे की कीमत बताते हुए कहा। आज मुझे पता चला कि मेरा ये इक्का कितना कीमती है, दीपक ने अपने गले में टिंगे इक्के को अपने हाथ में लेते हुए कहा। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में लड़ते हैं। अगर मैं जीता तो तुम्हारा पूरा कबीला मेरा हो जाएगा और अगर मैं हार गया तो मैं ये इक्का तुम्हारे नाम कर दूंगा और हमेशा के लिए अपना कबीला छोड़ दूंगा, दीपक ने अजगर के सामने शर्त रखी। अजगर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और ये सोचने लगा कि ये बेवकूफ़ तो खुद ही मरने के लिए मेरे जाल में आ गया। ठीक है, मुझे मंजूर है, कल सुबह 9 बजे आपके और मेरे बीच में लड़ाई शुरू होगी, अजगर सिंह बोला। ठीक है, कल सुबह, दीपक ने जवाब दिया। आज रात आप हमारे मेहमान हैं, सिपाही इन्हें इनका कमरा दिख दो, अजगर ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। दीपक और शिवराज अपने कमरे में आ गए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और एक दूसरे को अंगूठे के इशारा किया। अगली सुबह 9 बजे लड़ाई के मैदान में दीपक और अजगर आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक दीपक भागते हुए आया और अजगर के मुंह पर एक मुक्का मारा, लेकिन उसके मुक्के का अजगर पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर दूसरा पंच मारा, लेकिन इस बार भी अजगर पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। अजगर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और अचानक उसके दोनों हाथ अजगर सांप जैसे बन गए। तभी अजगर ने दीपक पर अपने एक हाथ से जोरदार हमला किया, जिसके पड़ते ही दीपक 20 मीटर दूर तक घिसटता हुआ जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। ये देखकर अजगर मैदान में जोर जोर से हंसने लगा। ये देखो, नया चूजा मुझ जैसे परम प्रतापी सम्राट के सामने लड़ने आया है और मेरे एक ही मुक्के में ज़मीन की धूल चाट रहा है। बच्चे, आज मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपने इस कबीले के खूंखार जानवरों के आगे खाने के लिए डाल दूंगा। प्लीज़ जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।